नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। फर्स्ट बिहार झारखंड के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख पा रहे हैं। आज हम चर्चा करने बैठे नीतीश कुमार की। बहुत दिनों बाद आपके सामने हाजिर हैं, चूँकि मैं पहाड़ों की यात्रा पर था, बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर था, और एक कहावत मैंने वहाँ सुनी कि पहाड़ों का मौसम और नीतीश कुमार का स्टैंड कब बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता है। तो हम आज इस सवाल का जवाब तलाशने बैठे हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं। और जो आसार नज़र आ रहे हैं वो ये कि नीतीश कुमार के पलटी मारने के जो तौर तरीके हैं, जो इशारे हैं, वो मिलने दिखने शुरू हो गए हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने अपने जीवन में जितनी दफ़ा पलटी मारा, हमने उसको गौर से देखा है, और उस तमाम प्रकरण को देखने के बाद अब ये लगने लगा है कि नीतीश कुमार आने वाले कुछ दिनों में अगर फिर से पलटी मार जाए तो किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। कारण उसका क्या है ये हम आपको बताने बैठे हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं पहले कि नीतीश कुमार जो है वो उन्होंने पलटी कब कब मारी। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं। चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में जो सियासी घमासान है जेडीयू और बीजेपी के बीच, वो शुरू हो गया है। सियासी सुरफुटौल जो है वो शुरू हो गया और तरह तरह की बातें उठनी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों तक मामला शांत पड़ा था, लेकिन एक और बीजेपी का एक बड़ा वर्ग ये मान रहा है कि नीतीश कुमार के कारण हमको नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर जेडीयू का एक बड़ा वर्ग जो चुनाव से पहले एक तरीके से सरेंडर की मुद्रा में था, लेकिन जब नीतीश कुमार की पार्टी को 12 सीट आ गई उसके बाद उसे लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो अभी भी बिहार की सियासत के भगवान हैं। और इस सब के बीच नीतीश कुमार किस्मत के बेहद धनवान जरूर हैं कि सबसे कम सीट होने के बाद, बड़ी पार्टियों में सबसे कम सीटें होने के बावजूद उनको हर पार्टी मुख्यमंत्री बनाकर रखती है, चाहे आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो। बीजेपी और जेडीयू के बीच जो घमासान छिड़ा और जिसे संकेत मिल रहा है वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो उसका इशारा क्या होता है। दरअसल आप देखेंगे कि नीतीश कुमार के पॉलिटिकल करियर की जब शुरुआत हुई थी तो उन्हें सबसे पहली पलटी जो है किसी सियासी मुकाम पर पहुंचने के बाद वो 1994 में मारी थी, जब वो लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़कर, जनता दल उस समय था, लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़कर अलग पार्टी उन्होंने बना ली थी। सबसे पहले वो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, उसके सूत्रधार नीतीश कुमार ही थे, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में जनता दल जॉर्ज बना था, जो बाद में समता पार्टी हो गई। तो समता पार्टी के उस दौर में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री फेस करके प्रोजेक्ट किया गया, और 1995 में वो पार्टी जब चुनाव लड़ी तो ऐसे औंधे मुँह गिरी कि नीतीश कुमार और उनके समर्थकों, साथियों को उसके पास एक तरीके से कहें तो सियासी तौर पर चेहरा दिखाने लायक वो नहीं थे जनता के बीच। खैर 94 में जब नीतीश कुमार पलटी मार रहे थे तो उससे पहले भी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया था। नीतीश कुमार उसके बाद बीजेपी के साथ गए, और बीजेपी के साथ जाने के बाद सबसे पहली पलटी उन्होंने मारी 1996 में बीजेपी से उनका तालमेल हुआ था। 2000 में कुछ दिनों तक मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ने भी उस समय भी अपने ज़्यादा सीटों के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। फिर से लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की सरकार बनी थी 2000 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। 2015 में 2 दफ़े चुनाव हुए और दूसरे चुनाव में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री माफ़ करेंगे 2005 में 2 दफ़े चुनाव हुए और नीतीश कुमार दूसरी दफ़े जो चुनाव हुआ उससे मुख्यमंत्री चुन लिए गए। सबसे उनके महत्वपूर्ण पलटी उन्होंने 2013 में मारी थी, और 2013 में इस मुद्दे को आधार बनाकर कि नरेंद्र मोदी बीजेपी की मुख्य धारा में आते जा रहे हैं, उनकी पार्टी उनके नियंत्रण में आती जा रही है और हम नरेंद्र मोदी से किसी तरीके का समझौता नहीं कर सकते हैं। ये वही नीतीश कुमार थे जब जिस गोधरा कांड को लेकर नरेंद्र मोदी पर छींटे पड़े, नरेंद्र मोदी पर ढेर सारे आरोप लगे, तो उस गोधरा कांड के बाद नीतीश कुमार उनके साथ न केवल फ़ोटो खिंचवा रहे थे बल्कि उनको अच्छा मुख्यमंत्री होने का सर्टिफिकेट दे रहे थे सार्वजनिक तौर पर। लेकिन खैर 2013 में नीतीश कुमार ने पलटी मारी, और आप उस दौर को अगर याद करेंगे, बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल अवेयर हैं वो उस दौर को याद कर सकते हैं। तो उससे पहले नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ था नरेंद्र मोदी को लेकर। बीजेपी के
प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठे सीपी ठाकुर हो या गिरिराज सिंह जैसे नेता हो, वो बार बार नरेंद्र मोदी के पक्ष में बयानबाजी कर रहे थे और नीतीश कुमार की पार्टी के नेता जो है वो नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे थे। उसी दौर में जो है नीतीश कुमार ने अपने आवास पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही थी पटना के मौर्या होटल में, और अपने आवास पर बीजेपी के तमाम नेताओं को बुलाया था, लेकिन नरेंद्र मोदी के कारण वो भोज रद्द कर दी थी। आज भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने पत्तल छीन लिया। तो 2013 में जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी तो उस दौर में भी सबसे पहले बयानबाजी शुरू हुई थी, और उस बयानबाजी इस कदर बढ़ी कि उस आखिरकार नीतीश कुमार ने पलटी मार लिया, उनको मौका मिल गया। आप देखेंगे 2000 फिर उसके बाद नीतीश कुमार 2015 में लालू प्रसाद यादव के साथ गए, और 2017 में जो है उन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ 2015 में सरकार बनी उनकी पार्टी के साथ, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और आरजेडी के दूसरे मंत्री बने। 2017 में उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ा, और उस दौर की भी बात कीजिए तो उस दौर में भी ये कहा जा रहा था नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच लगातार बयानबाजी शुरू हो गई थी। नीतीश कुमार ये तक कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव मेरे घर पे जाकर, बख्तियारपुर अपना घर वो बताते, मेरे घर पे जाके मेरे खिलाफ बयान दे रहे थे, और तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि चाचा जो है वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बने रहेंगे। उस दौर में बयानबाजी हुई, बहाना मिला नीतीश कुमार को कि तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ जो है वो करप्शन का चार्ज लगा है, और नीतीश कुमार ने पलटी मार ली। 2017 की बात हम बताते हैं। 2022 में फिर 2017 में बीजेपी के साथ चले गए, 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव जीते, फिर मुख्यमंत्री बन गए, और 2022 में फिर से उन्होंने पलटी मारी जब वो बीजेपी का साथ छोड़ के तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ उन्होंने फिर से सरकार बना ली। और उस दौर की भी बात कीजिए तो नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच बयानबाजी शुरू हो गई थी। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि 2020 के चुनाव में बीजेपी ने सारी साजिश रची थी और चिराग पासवान को आगे खड़ा किया था, लिहाजा बीजेपी जो है जानबूझकर जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बीजेपी ने बनाया है, और साजिश करने वाले बीजेपी के खिलाफ हम जो है वो छोड़कर जा रहे हैं उसका साथ। और नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी के बीच बयानबाजी, तीखी बयानबाजी के बाद नीतीश कुमार 2022 में बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ चले गए थे। एक बार फिर से 2024 में फिर से जो है आप देखेंगे कि 2024 ये साल जो चल रहा है इसकी शुरुआत में नीतीश कुमार ने पलटी मारी, और उससे पहले का भी नज़ारा देखिए कि नौकरी को लेकर, सरकारी नौकरी को लेकर आरजेडी और जेडीयू के बीच तीखी बयानबाजी हो रही थी। नीतीश कुमार कह रहे थे कि हमारे 7 निश्चय का ये पाठ है, और आरजेडी के नेता आरजेडी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे थे कि नहीं, नौकरी जो है वो तेजस्वी यादव दे रहे हैं, नीतीश कुमार का कोई उसमें रोल नहीं है। तो बयानबाजी हुई, और बयानबाजी के बाद नीतीश कुमार 2024 में बीजेपी के साथ फिर से चले आए और लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। नीतीश कुमार की पार्टी 12 सीटों के साथ सामने आई। बिहार में 12 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी ने जीती, और फिर बीजेपी ने भी उतनी ही सीट जीती, लेकिन केंद्र की परिस्थितियां पलट गई हैं। और तब से ये सवाल उठ रहा है, जब 24 का लोकसभा चुनाव हुआ और सरकार बनी, नीतीश कुमार पर तरह तरीके से डोरे डाले गए इंडिया गठबंधन के लोगों की ओर से, उनको समझाने, मनाने, बुझाने, लोभ देने, सब तरह की कोशिश की गई। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब तक नीतीश कुमार पिघले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के हर स्टैंड का सपोर्ट किया। बीजेपी ने उनकी पार्टी को कोई महत्वपूर्ण विभाग, मंत्रालय नहीं दिया, तो नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले। लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि नीतीश कुमार के दिल में इसकी कसक है कि हमारे एकमात्र कैबिनेट मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज और फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री यानी मत्स्य पालन और पशुपालन जैसा विभाग दे दिया गया, जहां कोई काम नहीं है, मंत्रालय, ऐसा मंत्रालय दे दिया गया। बड़ी अपेक्षा थी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को कि ललन सिंह को उनकी पार्टी के एकमात्र कैबिनेट मिनिस्टर को महत्वपूर्ण विभाग दिया जाएगा और महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाएगा, और राज्य मंत्री का कोई जो है वो कोई ऐसा, चाहे अब राज्य मंत्री किसी भी मंत्रालय में रख दीजिए, वहाँ तो कैबिनेट मंत्री का काम होता है। इसे रामनाथ ठाकुर जो दूसरे मंत्री हैं, उनके मंत्रालय को लेकर बहुत कोई आपत्ति और बहुत कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन नाराज़गी है नीतीश कुमार की पार्टी में। और अब जब लोकसभा चुनाव हुए, आप इसी महीने जो है वो इसी महीने की शुरुआत में रिजल्ट आया, सरकार केंद्र में बन गई। नीतीश कुमार ने न केवल आप देखें कि सरकार बनने में, बल्कि स्पीकर के चुनाव में, ऐसे तमाम मौक़ों पर बीजेपी का समर्थन दिया।
लेकिन बीजेपी के समर्थन के बाद आप देखेंगे कि क्या नीतीश कुमार जो है, अब जो नीतीश कुमार का जो स्टैंड है बदलेगा, इस पर हम चर्चा करने बैठे हैं। और इस पर जब चर्चा करने बैठे हैं तो हम आपको बता दें कि जो आसार नज़र आ रहे हैं बिहार में, वो आसार यही नज़र आ रहे हैं कि अब जो बयानबाजी का दौर है दोनों पार्टियों के बीच वो शुरू हो गया है। और यही वो बयानबाजी का दौर है जो ये इसका इशारा देता है कि दोनों पार्टियों के बीच मामला जो है, संबंध जो है सामान्य नहीं रह गए हैं और यही हालात बिगड़ते जाते हैं। शुरुआत बीजेपी की ओर से हुई और जवाब अब जेडीयू ने देना शुरू किया है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या वो घड़ी नज़दीक आती जा रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे। चूँकि इसलिए भी संभावना इसकी दिखती है क्योंकि लालू प्रसाद यादव हों और तेजस्वी प्रसाद यादव हो, दोनों ने कभी ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। वैसे जो लोग कहते हैं दरवाजे बंद हैं, अमित शाह ने कहा था कि हमारे दरवाजे बंद हैं, उसके बाद भी नीतीश कुमार को वो पार्टी में, नीतीश कुमार की पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो गया। लेकिन अब जो बयानबाजी हो रही है, दरअसल नीतीश कुमार या नीतीश कुमार की पार्टी के दूसरे लोग हों, वो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जीवन पर्यंत बने रहें। आप पूरे जिंदगी जो है, जब तक नीतीश कुमार जीवित रहें, वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें। ये नीतीश कुमार की खुद की दिली इच्छा है। राजनीति के जानकार लोग ये जानते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो सत्ता का आखिरी कस तक मजा लेना चाहते हैं। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कोई ये कहता हो कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो जाएगा, विधानसभा भंग हो जाएगा, इन बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। ये बकवास की बात है। नीतीश कुमार अपने जीते जी अपने होशो हवास में कभी कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे कि समय पूर्व चुनाव हो जाए, विधानसभा भंग हो जाए, ये सब कभी नहीं करते हैं नीतीश कुमार। लेकिन अब दोनों पार्टियों में, नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी के बीच तकरार जो है वो तेज होती जा रही है। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई अश्विनी चौबे के बयान से। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में अश्विनी चौबे का टिकट जो है वो काट दिया गया, लेकिन अश्विनी चौबे को चुनाव अभियान में आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री या अमित शाह पर्याप्त तवज्जो दे रहे थे। कई जनसभाओं में आपने देखा हो कि अश्विनी चौबे जो है वो प्रधानमंत्री के बगल में बैठ रहे थे। अश्विनी चौबे को राज्यपाल जैसे पद पर बिठाने की भी बात, चर्चा सामने आ रही है। लेकिन अश्विनी चौबे ने अब कहा कि हमने पार्टी के नेतृत्व को बता दिया है कि 2025 का जो अगला विधानसभा चुनाव हो उसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बिठाना है। सत्ता बीजेपी के हाथ में होना चाहिए और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अश्विनी चौबे ने क्या कहा ये हम बताएं आपको, इससे बेहतर है कि आप उनकी बात सुनिए और फिर समझिए कि क्या कुछ होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, मेरी स्वयं की इच्छा और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए। तो अश्विनी चौबे की बात आपने सुनी। अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश जी को हम साथ रखेंगे लेकिन वो फॉलोअर बन के रहेंगे। बिटवीन द लाइंस जो बात है ना, कि फॉलोअर बन के रहेंगे, सत्ता बीजेपी के हाथ में अब जानी चाहिए। और ये हमने केंद्रीय नेतृत्व यानी अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा को उन्होंने बता दिया है। अब ये बात जेडीयू अपने जीते जी बर्दाश्त कर सकती है क्या? और वो भी तब जब उसके 12 सांसद हैं और 12 सांसद अभी किंग मेकर की भूमिका में है। अगर पलटी मारे तो जो केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार है वो डबाडोल हो जाए। तो जेडीयू की ओर से जवाब आया है और जवाब कोई सामान्य जेडीयू कार्यकर्ता ने नहीं दिया है, जवाब दिया है जेडीयू की ओर से राज्य सरकार मंत्री जमा खान ने। जमा खान ने कहा है, बीजेपी को एक तरीके से ललकारा है कि लोकसभा जो चुनाव हुआ अगर इसमें नीतीश कुमार न होते तो बीजेपी 0 पर आउट हो जाती। सुनिए जमा खान क्या कह रहे हैं। अगर जदयू का वोट नहीं मिला होता तो चुनाव कैसे और जीतते, इसी बात। तो आपने सुना जमा खान ने किस तरीके का जवाब दिया है।
तो ये बयानबाजी का सिलसिला, ये दोनों के बीच आपसी सिर फटुअल का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। और हमने जो पूरी नीतीश कुमार की कहानी बताई, उस कहानी का मतलब ये था कि इसी तरीके से बयानबाजी शुरू होती है, नीतीश कुमार पलटी मारने वाले होते हैं और यह बयानबाजी आगे बढ़ती है। और एक दिन लोगों को पता चलता है, एक सुबह जब लोग उठते हैं, सोकर जागते हैं, तो पता चलता है कि नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया है। तो यह बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है और हम आपको बता दें कि यह बयानबाजी का सिलसिला जो है आगे भी जारी रहेगा। वैसे दूसरा इसका पहलू ये है कि सम्राट चौधरी जो बिहार में जिन्होंने मुरट्ठा बांधा था कि नीतीश कुमार को हटा के जो है हम अपना मुरट्ठा जो है वो हटाएं खोलेंगे, लेकिन मुरट्ठा की कसम जो है उनकी फेल हो गई। अब 2-3 दिन बाद वो जा रहे हैं अयोध्या और वहाँ पर जाकर मुरट्ठा जो है अपना जो है वो सरयू नदी में प्रवाहित करेंगे और अपना बाल छिलवाएंगे। लेकिन सम्राट चौधरी ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के, चूँकि जब से 12 सांसद वाली पार्टी जेडीयू बनी है और उसकी भूमिका निर्णायक हो गई है, तो सम्राट चौधरी अब नीतीश कुमार के गुण गाने लगे हैं। सम्राट चौधरी ने आज फिर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जो है वो बिहार में अगला चुनाव हम लड़ेंगे। ये बात वो लोकसभा चुनाव से पहले नहीं बोल रहे थे। सम्राट चौधरी ने आज क्या कहा, ये भी सुन लीजिए आप फिलहाल। हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम 1996 से काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहे। लेकिन अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री। धन्यवाद। तो आपने सुना सम्राट चौधरी क्या कह रहे थे। वैसे बीजेपी के एक पूर्व प्रदेश महामंत्री हैं, उनका बयान कुछ दिन पहले आया था कि चरण चुंबन में जो महारत जो है सम्राट चौधरी ने हासिल की है वो निर्लजता की पराकाष्ठा है। और सम्राट चौधरी जी को उन्होंने सलाह दी थी कि वो अपना पगड़ी बहाने के बजाय जो है वो सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले लें, चूँकि राजनीति या लोकतंत्र में लोक लज्जा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। सम्राट चौधरी जिस तरीके से मुरट्ठा बांध रहे थे कसम खाने के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले कुछ और बोल रहे थे और अब बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो हम चुनाव लड़ेंगे, तो लोक लज्जा नाम की चीज़ कोई बची नहीं है। ये बीजेपी के एक पूर्व प्रदेश महामंत्री ने सलाह दी सम्राट चौधरी को अभी 2 दिन पहले। खैर, लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर भी बीजेपी में जो नीतीश का गुण गा रहे हैं सम्राट चौधरी, उनको लेकर भी बीजेपी में बड़ा घमासान छिड़ गया है। सम्राट चौधरी दरअसल है क्या कि सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बनाया था इस नाते, प्रदेश अध्यक्ष ये सोचकर, और फिर बाद में डिप्टी सीएम उनको इस नाते बनाया था कि बीजेपी को लगा था कि एक बड़ी पिछड़ी जाति कुशवाहा जाति के वोटर उसके पक्ष में गोलबंद हो जाएंगे। ये कुशवाहा जाति वो जाति मानी जाती है जो स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार की वोटर रही है। कुशवाहा जाति के लोग नीतीश कुमार के वोटर रहे हैं। बीजेपी की भी अच्छी पकड़ इस जाति पर रही है। लेकिन इस चुनाव में जो लोकसभा चुनाव बीता है, ऐसा गच्चा दिया कुशवाहा जाति के लोगों ने बिहार में कि कम से कम जो एनडीए जो है जो 10 सीटें हारी है, उसमें से 5 सीट कम से कम ऐसी है जहां कुशवाहा जाति के गच्चा देने के कारण जो है वो बीजेपी या फिर बीजेपी की सहयोगी पार्टी चुनाव हार गई। और ये आम परसेप्शन है कि 80% लोग कुशवाहा जाति के वोटर्स ने वो बीजेपी या एनडीए को वोट नहीं दिया और इन सब की जिम्मेवारी जो है सम्राट चौधरी पर थोपी जा रही है। लिहाजा बीजेपी में अब सम्राट चौधरी के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठने लगी है। लोग ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी उन लोगों से न सिर्फ आयातित हैं, कई दल बदल कर बीजेपी में आए और सीधे प्रदेश अध्यक्ष बन गए। ऐसा बीजेपी जो है वो कभी बीजेपी में ऐसा होता नहीं कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया जाए जो कुछ दिनों पहले तक आरजेडी में था, उससे पहले जेडीयू में था, फिर आरजेडी में था। तो कई दल बदल कर बीजेपी में आए और मात्र 4 सालों में उसको प्रदेश अध्यक्ष से लेकर डिप्टी सीएम तक की कुर्सी सौंप दी जाए। तो सम्राट चौधरी के खिलाफ भी अब आवाज़ उठने लगी है। अश्विनी चौबे ने, बीजेपी भले ही उनका टिकट काट चुकी है, लेकिन अश्विनी चौबे अभी भी उन लोगों की कतार में शामिल हैं जो बिहार बीजेपी के प्रमुख चेहरा आप उनको मान सकते हैं। तो अश्विनी चौबे ने सम्राट चौधरी के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है। सुनिए अश्विनी चौबे ने क्या कहा है। पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं, कहीं भी नहीं। हमारी अध्यक्ष की तरफ मेरे सभी जगह जो संगठन का मूल तंत्र है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी ने जिस पौधे को सींचा है, हम सिद्धांत से कभी भी
उस वसूल को कभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए अध्यक्ष के पद पर कभी भी किसी भी अध्यक्ष, चाहे वो जिला हो, राज्य हो, प्रदेश हो, केंद्र हो, उसमें निश्चित रूप से वो संगठन के मूल का होना चाहिए। तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी को लेकर अश्विनी चौबे क्या कह रहे हैं, नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन आयातित माल बता रहे हैं, चाइनीज टाइप, चाइना से आयात किया हुआ सामान जो टिकाऊ नहीं होता है। तो जाहिर है एक और जहां जेडीयू बीजेपी में घमासान की स्थिति शुरू हो गई है, ये बयानबाजी का दौर बढ़ता चला जाएगा, वहीं बीजेपी में भी जो आक्रोश था सम्राट चौधरी के खिलाफ वो बढ़ने लगा है, गहराने लगा है। और ये आम परसेप्शन है कि सम्राट चौधरी जो है वो बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी को उस वक्त से ढोते चले आए, बीजेपी का झंडा बुलंद करते चले आए हैं, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, उन्होंने लाठियां खाई, उन्होंने गोली खाई, वो जेल गए, सरकार की प्रताड़ना सही, वो तमाम कार्यकर्ता, वैसे तमाम कार्यकर्ता किनारे कर दिए गए हैं। अब सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द वैसे नेता नजर आते हैं जो जिन नेताओं का बीजेपी के संघर्ष में कोई रोल नहीं रहा है, वो 2-3 सालों में पार्टी में आए हैं और सत्ता की सारी मलाई जो है वो उन्हीं के पास जा रही है। ये आम परसेप्शन है बीजेपी नेताओं के बीच में, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में। बीजेपी कार्यकर्ता, हमारे पास कम से कम बीजेपी के 20 नेताओं कार्यकर्ताओं से हमारी बातचीत हुई, उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सभा तक में ऐसे लोगों को मंच पर बिठाया जा रहा था, मंच पर जगह दी जा रही थी, प्रधानमंत्री को सम्मान पत्र या फिर फूल माला उनसे दिलवाया जा रहा था, जिनका बीजेपी की मजबूती में, चाहे बीजेपी के खड़े होने में कोई रोल नहीं रहा। वो 1-2 साल पहले आए हैं और मार्केट में उनकी छवि जो है वो एक तरीके से लाइजनर के तौर पर है और उनको सम्मानित, उनसे प्रधानमंत्री को सम्मानित कराया जा रहा है। तो क्या इसका नतीजा ये हुआ, आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का आम वर्कर तकरीबन हर क्षेत्र में खामोश बैठा रहा। बीजेपी के वर्कर्स की इतनी खामोशी मैंने कम से कम, इस तरीके की उदासीनता कम से कम मैंने पिछले 2 दशकों में कभी नहीं देखी थी, जो इस बार देखने को मिला। तो इन तमाम बातों से ये भी लगता है कि सम्राट चौधरी के खिलाफ भी अब बीजेपी में आवाज़ उठने लगी है। तो आप कैसे कहेंगे गठबंधन जो है वो सलामत है? आप यकीन मानिए बीजेपी और जेडीयू के बीच घमासान की शुरुआत हो चुकी है और घमासान की का अंत जो है वो ये हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार जाए। और मैंने पहले कहा कि पहाड़ का मौसम, मुंबई का फैशन और नीतीश कुमार का स्टैंड कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। शुरुआत हुई है, आगाज अभी हुआ है, अंत का इंतज़ार कीजिए। शायद ज़्यादा दिन न लगे जब नीतीश कुमार फिर कोई कारण बताकर फिर ये कहकर कि हमारे 12 सांसद थे और हमको महत्वपूर्ण मंत्रालय केंद्र में नहीं मिला, या फिर बीजेपी के नेता हमें जलील कर रहे थे, ऐसा कोई और कारण गढ़कर कहीं फिर से एक बार दूसरे खेमे में न चले जाए। तो फिलहाल आगे जो कुछ भी होगा वो हम आपको बताएंगे। अभी जो हो रहा है वो बताया, इसी तरीके से सारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।